हमने अपना चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसको एंड कर लिया और आज इस चैप्टर के अंदर जो एक्सरसाइज में एमसीक्यूज है उनको एक एक को मैं आप लोग को समझा के सॉल्व करवाऊंगा। तो जाते हैं एमसीक्यूज नंबर 1 की तरफ, जिसमें हमें कह रहे हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट इन सोल्यूशन। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयनाइज होता है, स्लाइटली आयनाइज होता है, नेवर आयनाइज होता है या डिस्ट्रॉय होता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो स्लाइटली आयनाइज होते हैं, जबकि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो कंप्लीटली आयनाइज होते हैं और नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो नेवर आयनाइज होते हैं। अब स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते क्या, मैं एक दो आप लोगों को बता देता हूं कि जितने भी स्ट्रांग एसिड है, सिमिलरली जितने भी स्ट्रांग बेस है, तो स्ट्रांग एसिड, स्ट्रांग बेस और वो वाला साल्ट जो स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, मीन टू से जो न्यूट्रल साल्ट होते हैं, दे आर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक एसिड, वीक बेस और वो वाला साल्ट जो वीक एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ठीक, ये वाला वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गए। और जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो हमारे पास जिस तरह अमोनिया हो गया, जिस तरह ग्लूकोज वगैरह हो गया, यानी जिसके कोई भी आयन नहीं बनते। तो यहां पर जो आप लोग का वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसमें क्या जाएगा, जो स्लाइटली आयनाइज होते हैं। ठीक, जाते हैं एमसीक्यूज नंबर 2 की तरफ। एमसीक्यूज नंबर 2 में मैं क्या कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट इन सोल्यूशन। अब बताओ कि इनमें से स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा जिसको हम सोल्यूशन के अंदर डाल लेते हैं। अब ये भी आप लोग को पता होना चाहिए कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयनाइज होता है और ऊपर मैंने आप लोग को साथ में बता भी दिया। ठीक, अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप लोग देखो NH4OH, तो ये क्या, ये एक वीक बेस है। सिमिलरली अगर आप लोग कार्बोनिक एसिड को देखते हो, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ये आप लोग के पास वीक एसिड है। सिमिलरली पोटेशियम आयोडाइड की तरफ जाते हो तो Ki, और साथ में अगर एसिटिक एसिड को देख लो तो CH3COOH। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कार्बोनिक एसिड, ये आप लोग के पास वीक एसिड और साथ में ये वाला वीक एसिड। और पोटेशियम आयोडाइड जो होता है ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि ये न्यूट्रल साल्ट है, यानी ये स्ट्रांग बेस और स्ट्रांग एसिड से मिलकर बने। फॉर एग्जांपल KOH और साथ में HI। KOH एक स्ट्रांग बेस है और HI एक स्ट्रांग एसिड है, तो उन दोनों की कॉम्बिनेशन से पोटेशियम आयोडाइड बनता है। दैट्स व्हाई पोटेशियम आयोडाइड विल बी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट इन सोल्यूशन। अब जाते हैं एमसीक्यूज नंबर 3 की तरफ, जिसमें हमें कह रहे हैं कि इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल द कैथोड हैज। आप लोग को पता है कि रेड केट रिडक्शन हमेशा के लिए कैथोड के ऊपर होते हैं, और कैथोड के ऊपर जो चार्ज होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर, वोल्टिक सेल या दूसरा नहीं, आप लोगों ने समझना है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल और वोल्टिक सेल क्या होते हैं, आगे मैं आप लोग को बताऊंगा भी साथ में। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के ऊपर जो चार्ज होता है वो हमेशा के लिए नेगेटिव होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। कैथोड के ऊपर जो चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के ऊपर नहीं, कैथोड के ऊपर जो चार्ज होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर वो नेगेटिव होते हैं और एनोड के ऊपर पॉजिटिव होते हैं। ठीक, अब जाते हैं एमसीक्यू नंबर 4 की तरफ, जिसमें मैं कह रहे हैं कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन HClO3। अब HClO3 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? अगर आप लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करने वाली वीडियो नहीं देखी तो आप लोगों ने लाजमी देखना। उसमें मैंने मुख्तलिफ तरीके से आप लोग को बताएं कि 4 या सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे असाइन करेंगे। स्ट्रक्चर से भी मैंने बताया और ऑक्सीडेशन स्टेट के सम से भी बताए हुए। अब ये तो सिंपल है, ऑक्सीडेशन स्टेट के सम से हम इसको देख लेते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज होते हैं वो -2 और हाइड्रोजन के ऊपर जो चार्ज होते हैं वो +1, 3 है तो -6। तो यहाँ क्लोरीन के ऊपर जो हो जाएगा वो हो जाएगा +5। HClO, HClO2, HClO3, HClO4 पर क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड। तो यहां पर जो क्लोरीन के ऊपर चार्ज है वो क्या हो जाएगा, वो +5 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये आप लोगों को एक शॉर्ट तरीका ये है कि मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव और मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव जो एलिमेंट होता है उसका ऑक्सीजन स्टेट चेंज नहीं होता है, जो दरमियान वाला होगा उसका हम मेनली साइन करते हैं। यहां पर तो उसने आप लोगों को दिया हुआ भी है कि किसका आप लोगों ने फाइंड करना। जाते हम सीक्वेंस नंबर 5 की तरफ, जिसमें मैं कह रहे हैं कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीशियम इन मैग्नीशियम कार्बन। तो मैग्नीशियम ग्रुप 2 से बिलोंग करते हैं, उसका हमेशा के लिए क्या होता है +2, ऑक्सीजन का -6, कार्बन का +4। तो यहां पर जो मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज है वो है +2। सही। अब जाते हम सीक्वेंस नंबर 6 की तरफ, जिसमें मैं कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन इसमें क्या है? रिडक्शन रिएक्शन के मुख्तलिफ डिफिनीशन है, लेकिन यहां पर जो है, यहां पर आप लोगों ने जो चार्ज है उसको देखना है कि जिसका चार्ज कम हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब कम हुआ है, वो उसकी रिडक्शन हुई, और ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुए हैं तो उसकी क्या हुई, उसकी ऑक्सीडेशन हुई। यहां अगर आप लोग पहले वाले को देख लो तो
नेचुरल स्टेट में यानी स्टैंडर्ड स्टेट में किसी चीज के ऊपर जो चार्ज हो तो वो जीरो होते हैं। ब्रोमीन के ऊपर यहाँ पर 0 चार्ज, यहाँ पर -1, यानी 0 से किधर चला गया -1। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इसका ऑक्सीजन स्टेट कम हो गया, 0 बड़ा है और -1 छोटा है। आयरन को अगर आप लोग देखो +2 है, यहाँ पर +3 यानी बढ़ गया। जिंक को अगर आप लोग देखो, जिंक का +2 है और यहाँ पर जिंक का 0 और जिंक का यहाँ पर +2 यानी इंक्रीज हो गया। और यहाँ पर Sn+2 और Sn+4 यानी यहाँ पर भी इंक्रीज हो गए। तो सबकी ऑक्सीडेशन हुई है। अगर आप लोग ब्रोमीन वाले को देख लो, इसकी रिडक्शन हुई है क्योंकि 0 से गए माइनस में, तो 0 बड़ा है और माइनस छोटा है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गया है। ठीक, जाते हम सीक्वेंस नंबर 7 की तरफ, जिसमें मैं कह रहे अ सेल इन विच नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इज कैरी आउट बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट। एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं और एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। जो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, यहां पर आप लोग अगर ये MCQ नहीं भी आते, कभी स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस में बच्चे अक्सर गड़बड़ कर लेते हैं, तो फिर यहां पर आप लोगों ने देखना वोल्टिक सेल, गिल्वानिक सेल, ये दोनों एक ही चीज है। और साथ में ये जो डेनियल सेल हैं, जिंक कॉपर कपल, ये वोल्टिक और गिल्वानिक सेल के क्या है, ये वोल्टिक और गिल्वानिक सेल की एग्जांपल है। तो आप लोग के पास यही ऑप्शन रह जाते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अगर जब आप लोग को नहीं आता है तो फिर आप लोगों ने इस तरफ जाने, क्योंकि वोल्टिक और गिल्वानिक दोनों तो एक चीज है, दोनों के ऊपर तो हम टिक नहीं लगा सकते। डेनियल तो इन दोनों की एग्जांपल है, तो फिर हम इधर जाएंगे। यहां पर नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है, यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाए, सिंगल सेल बॉडी होते हैं, नो नीड ऑफ सॉल्ट ब्रिज होता है, सही। तो ये वाला इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, जिसमें आप लोग एक्सटर्नल सोर्स बैटरी के साथ कनेक्ट कर लेते हो, एक्सटर्नल सोर्स यूज होगा तभी नॉन स्पॉन्टेनियस है। लेकिन यहां पर जैसे आप लोग दोनों सेल को एक दूसरे के साथ मिलाते हो तो एकदम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। इस तरह भी आप लोगों ने करना है कि ओमिशन की तरफ जाना, ये वाले नहीं हो सकते, ये वाले नहीं हो सकते, ये इधर। लेकिन कंसेप्ट जब आप लोग को समझना है तो फिर कंसेप्ट के लिए स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए वोल्टिक और इलेक्ट्रोलिटिक सेल का आप लोग को पता होना चाहिए, जो मैंने डिटेल से आप लोग को पढ़ाया हुआ है। अब जाते हैं MCQ नंबर 8 की तरफ, जिसमें कहते हैं जिंक रॉड एक्ट एज एनोड इन डेनियल सेल but act as cathode when coupled with aluminum electrode. This is because the standard reduction potential of what? अगर आप लोग डेनियल सेल के देखो, डेनियल सेल इज वेल नोन एग्जांपल ऑफ जिंक कॉपर कपल, जिंक कॉपर कपल। यहां पर अगर आप लोग जिंक को देख तो जिंक एक्ट करता है एज एनोड, क्योंकि इसके ऊपर ऑक्सीडेशन होती है। एनोड वो होगा जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगी, और ये यहां पर कैथोड के ऊपर एक्ट करते हैं, कैथोड वो जहां पर रिडक्शन होगी, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल इसके रिडक्शन पोटेंशियल से ज्यादा है, ये ऑक्सीडाइज होगा और ये रिड्यूस होगा। लेकिन जब आप लोग इसको एल्यूमिनियम के साथ कनेक्ट करते हो तो एल्यूमिनियम वाले केस में फिर ऐसा होता है, एल्यूमिनियम इधर हो जाते हैं और यहां पर आप लोग का जिंक इधर चला जाते हैं, यानी इस साइड पे ऑक्सीडेशन और इस साइड पे रिडक्शन। अब ये क्यों ऐसा होता है? ये इसलिए ऐसा होगा कि जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो एल्यूमिनियम से ज्यादा होगा ना, वो ज्यादा होगा तभी ऐसा होगा ना, क्योंकि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होता है उतनी उसकी रिडक्शन होती है। यानी मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आएगा, जो नीचे आएगा, यानी आप लोग जिंक को देखोगे तो जिंक एल्यूमिनियम से नीचे, और अगर आप लोग कॉपर को देखो, कॉपर हाइड्रोजन से नीचे और जिंक ऊपर है, तो यहां पर आप लोग फिर देखते हो जो नीचे आता है वो वाली बात भी। लेकिन यहां पर दोस्तों आप लोग को कंसेप्ट दे भी दिया क्यों कि इसकी रिडक्शन क्यों होती है, तो क्यों की रीजन ये होती है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। यानी जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो एल्यूमिनियम से ज्यादा है, दैट्स व्हाई दे रिड्यूस। ये नहीं हो सकते क्योंकि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल इससे यहां पर कह रहे कि कम है, कम होगा तो फिर इसकी रिडक्शन होगी, इसका बराबर तो हो ही नहीं सकते, बराबर नहीं हो जाएगा तो फिर तो ना ऑक्सीडेशन होगी ना रिडक्शन, और जिंक जीरो ये तो हो ही नहीं सकते। ठीक, तो इसमें आप लोग क्या होगा, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल एल्यूमिनियम के रिडक्शन पोटेंशियल से ज्यादा है। सीक्वेंस नंबर 9 की तरफ जाते हैं, जिसमें मैं कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस अ प्रोसेस इन विच केटायन एंड एनायन लिबरेटेड फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट आर, के ये जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है जिसमें ये जो केटायन और एनायन जो होता है, यानी वो जो ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं, जो उसका इलेक्ट्रोड होगा जिससे एनायन और केटायन जाएंगे सोल्यूशन के अंदर या सोल्यूशन से इधर आएंगे, इसमें क्या हो जाते हैं, केटायन और एनायन जब लिबरेट हो जाते हैं वो हाइड्रेटेड, उसकी हाइड्रेशन यानी हाइड्रेटेड हो जाते हैं, हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं या डिस्चार्ज हो जाते हैं। यानी जब केटायन और एनायन एक दूसरे के साथ निकलते हैं, एक दूसरे के साथ जाके रिएक्शन कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ लग जाते हैं, इलेक्ट्रिकल केमिकल में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये कन्वर्जन क्यों होती है, क्योंकि एनायन और केटायन अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाके रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड के ऊपर उसकी क्या हो जाती है, डिस्चार्जिंग हो जाती है, यानी केटायन कैथोड की तरफ चले जाते हैं,
A9 एनोड की तरफ चले जाता है, या A9 कैथोड की तरह एनोड की तरफ, वो मुख्तलिफ, वो तो आप लोग मुख्तलिफ सेल के अंदर देखोगे तो उधर पता चलेगा। तो असल में इनकी क्या हो जाती है, इसकी डिस्चार्ज हाइड्रेटेड नहीं होती, हाइड्रेटेड कुछ और चीज़ है, हाइड्रोलाइज भी कुछ और चीज़ है, चार्ज तो हो ही नहीं सकते, इसकी डिस्चार्जिंग हो जाती है। MCQ नंबर 10 की तरफ जाते हैं, जिसमें मैं कह रहे हैं a cell which produce electric current by redox reaction, वो वाला सेल जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है रिडॉक्स रिएक्शन के जरिए से, तो वो वोल्टिक सेल होता है, हाफ सेल होता है, स्टैंडर्ड सेल होता है, या इलेक्ट्रोलिटिक सेल होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के जरिए, वो वोल्टिक सेल होता है, वोल्टिक या गैल्वानिक सेल। इसमें क्या होता है कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, यानी रिडॉक्स रिएक्शन हो जाते हैं, उस रिएक्शन के रिजल्ट में आप लोग के पास इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाता है, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। और जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, ऊपर भी आप लोगों ने बता दिया, वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं, उसमें एक्सटर्नल सोर्स से आप लोग यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल रिएक्शन में, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, मीन टू से केमिकल रिएक्शन यहां पर हो जाते हैं। अब जाते हैं MCQ नंबर 11 की तरफ, जिसमें कहते हैं कि लेट स्टोरेज बैटरीज एग्जांपल ऑफ डेनियल सेल, वोल्टिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ड्राई सेल। ड्राई सेल भी नहीं है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी नहीं है, डेनियल सेल तो एक फेमस चीज है, वो वोल्टिक सेल की एग्जांपल है, उसमें जिंक कॉपर कपल यूज होते हैं। जबकि यहाँ पर हम देखेंगे तो ये जो लेट स्टोरेज बैटरी है, ये एग्जांपल है वोल्टिक सेल की, जिसमें आप लोग क्या बोलते हो कि एक लेड का बना होता है और दूसरा लेड ऑक्साइड का बना होता है, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है, वो लेड किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेड +2 में, और दूसरी साइड पे जो लेड ऑक्साइड है, यानी जिसमें लेड का ऑक्सीजन स्टेट +4 होता है, वो कैथोड के ऊपर जाकर उसका ऑक्सीजन स्टेट +2 हो जाते हैं, यानी वोल्टिक सेल है, जिसमें आप लोग के पास दो अलग हाफ सेल होते हैं, एक के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है, दूसरे के ऊपर रिडक्शन होती है। तो लेट स्टोरेज बैटरी किसकी एग्जांपल है, वोल्टिक सेल की एग्जांपल है। MCQ नंबर 12 की तरफ जाते हैं, जिसमें कह रहे हैं कि द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज चूजन एज, इन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जो वैल्यू वो आर्बिट्री हमने 0.000 वोल्ट ली हुई है, ये तो आप लोग को पता ही है, ठीक। MCQ नंबर 13 की तरफ जाते हैं, जिसमें कहते हैं कैथोड हैज रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, लेस देन एनोड होता है, मोर देन एनोड होता है, सेम एज दैट एनोड होता है, जीरो होता है। जीरो तो हो नहीं सकता, सेम तो नहीं हो सकती, सेम होगा तो फिर तो ना कैथोड रहेगा ना एनोड रहेगा, एक का ज्यादा होगा एक का कम होगा। अब हमें पता है कि कैथोड को हम क्या बोलते हैं, कैथोड का मैं जब आप लोग को समझा रहा था मैंने कहा रेड कैट, रेड कैट का मतलब यह है कि रिडक्शन हमेशा के लिए कैथोड के ऊपर होगी, तो जिसके ऊपर रिडक्शन होती है तो वो क्या होते हैं, वो कैथोड होते हैं। अब कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल लेस देन एनोड होगा, मोर देन एनोड होगा, तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो मोर देन एनोड होगा। मोर देन एनोड होगा तो तब जाकर इसके ऊपर रिडक्शन होगा, अगर लेस देन एनोड करोगे तो फिर इसके ऊपर ऑक्सीडेशन होना है, एनोड के ऊपर रिडक्शन होना है। लेकिन नहीं, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज्यादा है, ज्यादा इसलिए है कि यहां पर रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन जब होगा तो तब जाकर उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो एनोड से ज्यादा होगा, तो इसमें मोर देन एनोड आएगा, क्योंकि जो रिडक्शन होती है वो एनोड के ऊपर होती है। इसी तरह साथ में मैंने आप लोग को ये वाले जो जितने भी बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन है ये सारे मैंने सॉल्व करवाए हुए, ये वाला जो है ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। और सिमिलरली अगर मैं आप लोग को ये वाला बता दूं, ये जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है या हाफ रिएक्शन, ये सारे भी मैंने सॉल्व किए हुए, डिटेल से सॉल्व किया आप लोगों ने चेक कर, और साथ में ये वाली चीज भी मैंने सॉल्व की, सॉल्व करने वाली चीज मैंने आप लोगों को सारी समझा दी। और इसके बाद में फिर आप लोगों को एक एक ये जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।